नाजरीन, मेरे आज के कॉलम का उन्वान है दरवाज़ा खुला रखना। एक जुआरी अपना सब कुछ हार कर कसीनों से बाहर निकला तो दुनिया उसके लिए किसी उजड़े दीवार की तरह हो चुकी थी कि जहां सब कुछ होते हुए भी उसके लिए कुछ भी नहीं रहा था। वो सामने के पार्क में आकर एक बेंच पर बैठ गया और आसमान की जानिब शिकवे के से अंदाज में निगाहें यूं गाड़ ली कि जैसे ये सब कुछ किया धरा किसी और का था। चंद लम्हों के बाद उसे पार्क में बने पब्लिक टॉयलेट में जाने की ज़रूरत महसूस हुई और बेध्यानी में पतलून की जेब में हाथ डाला तो वहाँ इतनी मालियत का सिक्का भी नहीं था कि जिसे मशीन में डालकर वो अपनी दरपेश हाजत पूरी कर पाता। उसने साथ की बेंच पर बैठे शख्स की जानिब इल्तजा आमेज निगाहों से देखा, मगर वो तो अखबार पढ़ने में मगन था। अब वो क्या करे? किसी से आज खुद कुछ मांगने और दस्ते तलब दराज करने में झिझक आड़े आ रही थी, मगर जल्दी हाजत झिझक पर गालिब आ गई। उसने अखबार पढ़ने वाले शख्स के सामने एक सिक्के के लिए हाथ फैला दिया। अखबार पढ़ने वाले शख्स ने उसे सरता पा गौर से देखा और सिक्का उसके हाथ पर रख दिया। सिक्का लेकर वो पब्लिक टॉयलेट पहुंचा तो उसका खुदकार दरवाज़ा अंदर से बंद था। अभी वो इंतजार करने का सोच ही रहा था कि दरवाज़ा खुला और एक मुस्कुराता हुआ शख्स बाहर निकला। इससे पहले कि वो हारा हुआ जुआरी अपने हाथ में पकड़ा हुआ सिक्का मशीन में डालता, बाहर निकलने वाले शख्स ने बंद होते दरवाजे को हाथ से रोककर उसे मौका दिया कि वो मशीन में सिक्का डाले बगैर टॉयलेट में जा सके। हारे हुए जुआरी ने हैरत से उस शख्स को देखा और सिक्का वापस जेब में डालकर बाथरूम में चला गया। वापस बाहर निकलने से पहले वो तय कर चुका था कि गैर इस्तेमाल शुदा सिक्का अखबार पढ़ने वाले शख्स को वापस कर देगा, मगर जब बाहर निकला तो अखबार पढ़ने वाला शख्स भी जा चुका था। अब ऐसे में कि एक जुआरी जो अपना सब कुछ हार चुका हो और उसकी जेब में फिर से कहीं एक सिक्का भी आ जाए और वो दोबारा दाव लगाने का ना सोचे, ये हो ही नहीं सकता। उसने भी हथेली पर धरे सिक्कों की हवा में उछाल कर अपनी गिरफ्त में लिया और किस्मत आजमाई करने के वास्ते फिर से कसीनों में दाखिल हो गया। सबसे कम मालियत के दाव पर पासा फेंका गया। चलता हुआ चक्कर थमा तो वो जुआरी उतनी ही मालियत का एक और सिक्का कमा चुका था। वो अगली टेबल पर पहुंचा, दाव लगाया, रकम पहले से भी दुगनी हो गई। जुआरी का हौसला बढ़ा, वो एक एक टेबल आगे बढ़ता गया और रकम दुगनी से चौगुनी होती चली गई। कसीनो की आखिरी टेबल का दाव जीतने के बाद वो बाहर निकला तो 10 लाख डॉलर का मालिक बन चुका था। उसने बाहर खड़े होकर कसीनो की इमारत पर आखिरी निगाह डाली और फिर कभी जुआ न खेलने का तहिया करके अपने फ्लैट में चला आया। अगली सुबह का अखबार उसके लिए किस्मत की यावरी का एक और चांस लिए मुंतजिर था। गवर्नमेंट नुकसान में चल रहे रेडीमेड गारमेंट्स के कुछ कारखाने इंतहाई नरम शराइत पर फरोख्त करना चाह रही थी। उसने मुतल्लिका महकमे से रब्ता किया तो मालूम हुआ कि मुतवक्के खरीदार के लिए खातिर खा कर्जे की सहूलत भी दी जा रही थी। उसने अपने तौर कुछ फैसले किए और कारखाने खरीद लिए। शबाना रोज़ मेहनत और सख्त डिसिप्लिन ने नुकसान में चलने वाले कारखानों को चंद महीनों में मनफत बख्श यूनिट्स में बदल दिया। उस साबका जुआरी की दौलत भी उसी तनासब से कई गुना हो चुकी थी और अब उसका शुमार भी अपने मुल्क के उमरा में होने लगा था। ये शख्स मारूफ दानश्वर अशफाक अहमद को इटली के उस महंगे रेस्तोरान में अकेला बैठा हुआ दिखाई दिया करता था कि जहां वो हर माह के पहले हफ्ते मशहूर शख्सियात को करीब से देखने की ख्वाहिश में जाया करते और इस शौक पर बकौल उनकी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाया करता। एक ऐसी ही शाम उस अकेले शख्स ने दूसरे अकेले मगर नौजवान अशफाक अहमद को तजस्सुस के सबब अपनी टेबल पर मदऊ कर लिया। क्या तुम भी मेरी तरह किसी को तलाश करने आते हो? तलाश करने नहीं बल्कि सिर्फ देखने के लिए आता हूँ कि कामयाब इंसान कैसे दिखाई देते हैं, अशफाक अहमद ने जवाब दिया। मगर मैं तो उस शख्स को तलाश करने के लिए आता हूँ कि जिसने बरसों पहले मेरे लिए एक दरवाज़ा खोलकर मुझ पर किस्मत का दरवाज़ा खोल दिया था। मेरी ज़िंदगी में अब कोई अधूरापन नहीं रहा सिवाय इस ख्वाहिश के कि कहीं एक बार वो मेहरबान हस्ती मिल जाए और मैं दरवाज़ा खुला रखने के लिए उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। अशफाक अहमद ने तो ये वाक़या अपनी गुफ्तगू में सुनाया और सुन लिया गया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हम में से कितने हैं जो दूसरों के लिए दरवाजे खोलने का ज़र्फ रखते हैं। हम तो अपने घरों के साथ साथ अपनी गलियों, बाज़ारों, शहरों और इदारों को भी दूसरे के लिए कुशादा करने की बजाय नो गो एरियाज में तब्दील करते चले जा रहे हैं। हमने तो पब्लिक डीलिंग के दफातर के दरवाजे भी अवामी मफाद के तहत अवाम पर बंद कर रखे हैं और ज़ौक़े बादशाही की तस्कीन के लिए खुली कचहरियाँ सजाने का चलन अपना लिया है। कहीं महज से इख्तलाफ राय रखने पर मीडिया का एक दफ्तर दूसरे दफ्तर के मीडिया पर्सन पर इशाअत और रोज़गार के दरवाजे बंद कर रहा है और कहीं मजहबी तफरकों की बुनियाद पर एक फ़िरका दूसरे के वास्ते मजहबी को नो गो एरिया बनाया जा रहा है।
کہیں دستور کے نام پر شاہراہ دستور بھی اندھیروں میں غرق کر دی جاتی ہے، اور کبھی نو گو ازم کی وسعت کے سلسلے میں شاہراہ فیصل پر بڑے بڑے کنٹینر کھڑے کر کے کراچی جیسے شہر کی شہرک پر پاؤں رکھ دیا جاتا ہے۔ کبھی کسی کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ 3 دن تک اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا، اور کبھی کہیں سے یہ حکم آتا ہے کہ تم 30 دنوں تک اپنے ہی ملک کے ایک شہر کراچی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ ضلع بدری، صوبہ بدری اور ملک بدری کے رویے ہمارے حکمرانی کے مزاج میں کہاں سے در آئے ہیں؟ اگر ہم یوں ہی نو گو ایریاز کے قیام کی خاطر ایک دوسرے کی علاقہ بدری کی روش پر گامزن رہے تو پھر اس ملک میں رہنے کو باقی کون بچے گا؟ یہ اسی رویے کا ہی عکس ہے کہ آج کل پھر سے لوگوں نے اپنی اپنی گلیوں اور کالونیوں کے داخلی راستے پر آہنی دروازے لگانے اور چوکیدار بٹھانے شروع کر دیے ہیں۔ اگر ہم نو گو ازم کے اس رویے کا تجزیہ کریں تو ایک ہی لفظ بار بار سامنے آتا ہے، اور وہ ہے خوف۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ خوف کب، کیوں کر اور کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ اس کا جواب کچھ اتنا بھی گنجلک نہیں۔ جب طاقتور کے پاس کمزور کے ساتھ مکالمہ کرنے کا حوصلہ نہ رہے تو وہ دلیل اور مکالمے کو رد کر کے تشدد پر اتر آتا ہے، کیونکہ کمزور کے پاس سوائے تشدد برداشت کرنے کے اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اس لیے مسلسل تشدد کے نتیجے میں وہ خوف کے مراحل سے ماورا ہو کر بے خوفی کے مدار میں چلا جاتا ہے، جبکہ کمزور کے جسم پر پڑنے والی ہر ضرب طاقتور کے ذہن میں درد کی انصحیح شدت کے ساتھ نقش ہوتی رہتی ہیں، اور پھر جب کبھی فطری تغیر کے نتیجے میں طاقتور اپنے آپ کو اندر سے کمزور محسوس کرنے لگتا ہے تو اپنے اوپر باہر کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کرتا چلا جاتا ہے۔ نو گو ایریاز نڈر نہیں بلکہ خوفزدہ لوگ بناتے ہیں۔ جبکہ مقابلہ کرنے میں ناکامی کا خوف ہو تو ہم بلا مقابلہ کامیاب بھی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب صاحبہ کے پاس بھی مرزا یار سے ملاقات کا کوئی اخلاقی جواز باقی نہیں رہتا تو وہ گلیوں کے سنیے ہو جانے کی دعائیں مانگتی ہے تاکہ ان میں صرف مرزا یار ہی دندنا سکے۔ اور ہٹلر جیسا دہشت گرد بھی جب جنگ ہارنے کے بعد اپنے پیدا کردہ خوف کا سامنا نہیں کر پاتا تو اپنے بنائے گئے نو گو ایریا ہی میں خودکشی کر لیتا ہے۔ شاید دوسروں پر دروازے بند کرنے والا ہر شخص یہ حقیقت بھول جاتا ہے کہ آخر اسے بھی کبھی نہ کبھی اپنے ساختہ نو گو ایریا سے باہر تو نکلنا ہی پڑے گا۔ وہ یہ سوچنے پر بھی آمادہ نہیں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ایسے میں کیا ہوگا۔